हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है उर्वशी और जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सुप्रीम कोर्ट्स मराठा कोटा वर्डिक्ट, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे दिया है, इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे, सब कुछ आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था इसके 6 मई के एडिशन में। इस आर्टिकल में बड़े ही कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ एक्सप्लेन किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया वो क्यों दिया और कैसे दिया, क्या क्या उसके पीछे रीजंस थे, किन किन चीज़ों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी किया और फिर ये वर्डिक्ट दिया। तो उन चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जिस एक्ट को स्ट्राइक डाउन किया गया है उस एक्ट का नाम है महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 2018, जिसके थ्रू मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी गई थी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिशंस एज वेल एज गवर्नमेंट जॉब्स इन द स्टेट। इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस गायकवाड कमीशन। एक्ट के थ्रू जो रिजर्वेशन दी गई थी वो थी 12% इन एजुकेशन सेक्टर एंड 13% इन द जॉब्स। इस रिजर्वेशन को देने की वजह से जो ओवरऑल रिजर्वेशन स्टेट में मिल रहा था वो एजुकेशन में 64% हो गया और जॉब्स में 65% हो गया, जो कि इंदिरा सोनी जजमेंट की प्रिस्क्राइब की हुई 50% सीलिंग के काफी ऊपर था। इस वजह से सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन पर स्टे लगा दिया और चीफ जस्टिस इंडिया को ये केस रेफर करते हुए रिक्वेस्ट किया फॉर अ लार्जर बेंच। सुप्रीम कोर्ट ने एट प्रेजेंट इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया है फॉर 2 रीजंस। पहला रीजन तो वही कि जो मराठा कोटा था इट एक्सीडेड द 50% सीलिंग, एंड द सेकंड रीजन वाज दैट अ सेपरेट रिजर्वेशन फॉर द मराठा कम्युनिटी वायलेटेड आर्टिकल 14 एंड 21। सेपरेट रिजर्वेशन का मतलब क्या है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जब मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया तो अंडर द ग्रुप ऑफ बैकवर्ड क्लासेस नहीं दिया, बल्कि मराठा कम्युनिटी का एक अलग से ग्रुप बनाकर उन्हें रिजर्वेशन दिया, and making this group separately violated Article 14 and Article 21 according to Supreme Court. That is why Supreme Court ने इस एक्ट को strike down किया है. Now let us study about this verdict in more details. कोर्ट ने इस पूरे केस को 6 questions of law में डिवाइड किया था, जिनको इस आर्टिकल में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. The first category pertains to the first issue, जो इस क्वेश्चन को स्टडी करता था कि इंदिरा सोनी जजमेंट को रिविजिट करना है या नहीं करना है. सेकेंड कैटेगरी हैज इशू नंबर 2 and 3, जिसमें मेनली कोर्ट ने ये स्टडी किया कि जो मराठा लॉ है क्या वो अंडर द एक्सेप्शन सेव किया जा सकता है. इशू नंबर 4, 5 and 6 में कोर्ट ने ये एग्जामिन किया कि स्टेट की जो पावर होती है टू आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, वो पावर 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने उससे छीन ली है या नहीं. तो वी विल स्टडी दीज इश्यूज वन बाय वन. द फर्स्ट इशू दैट इज रिविजिटिंग इंदिरा सोनी जजमेंट. पहले थोड़ा सा इंदिरा सोनी जजमेंट के बारे में जान लेते हैं. ये जजमेंट 1992 की है, विच पर्टेन्स टू द केस इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इट वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ 9-judge bench and this judgment upheld the Mandal Commission report. Along with upholding the Mandal Commission report, it set 2 different precedents. पहले precedent में इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए the social and educational backwardness of a class, and the second precedent it set was the 50% limit to the vertical quotas, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी बनी रहे. और उसमें साथ में ये भी बोला कि ये लिमिट हर केस में अप्लाई होगी एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, और वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जिनको एक्सेप्शनल माना जाएगा वो भी कोर्ट ही डिसाइड करेगा. सो प्रेजेंटली इस मराठा वर्डिक्ट में कोर्ट ने ये डिसाइड किया दैट इट विल नॉट रिविजिट इंदिरा सोनी जजमेंट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये भी कहा कि 50% सीलिंग ऑल्दो आर्बिट्ररी इन 1992 इज नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड. सो अल्टीमेटली द कोर्ट डिसाइडेड टू नॉट रिविजिट द इंदिरा सोनी जजमेंट. इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ सॉल्व किया. नाउ इश्यू नंबर 2 and 3 pertain to whether the Maratha law can be saved under the exception. इसमें स्टेट गवर्नमेंट की दलील यह थी कि उनकी स्टेट में जो टोटल बैकवर्ड क्लासेस हैं
वो ओवरऑल 85% ऑफ द पॉपुलेशन है, एंड रिजर्वेशन की जो लिमिट कोर्ट ने बताई है वो 50% है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और 50% के अंदर सबको रिजर्वेशन नहीं दी जा रही है, तो इसके लिए द लिमिट कैन बी इंक्रीज्ड एज एन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। दिस इज व्हाट दे सेड इन द कोर्ट, बट द कोर्ट डिसएग्रीड अपॉन दिस, और कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो मराठा एज अ कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास कहा जा रहा है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दैट क्लास इज नॉट एक्चुअली बैकवर्ड, इट इज अ डोमिनेंट फॉरवर्ड क्लास and are in the mainstream of national life. This is what the court observed, and court also denied to consider this as an exceptional circumstance. तो फिर इस लॉ को आप एक्सेप्शन में भी सेव नहीं कर सकते थे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इश्यूज पे, which pertain to states power to identify SEBCs and 102nd Constitutional Amendment Act। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 102nd Constitutional Amendment Act में ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये क्वेश्चन कोर्ट को एड्रेस करना पड़ा। 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में इनैक्ट किया गया, इसने दो मेन चीजें थी। पहली चीज ये कि इसने एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। एनसीबी स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एंड जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि इन द एक्ट इट वाज रिटन दैट इट इज द प्रेसिडेंट हु हैज द पावर टू नोटिफाई बैकवर्ड क्लास। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की वर्डिंग से एक क्वेश्चन रेज होता है, does it curtail the state's power to identify socially and economically or educationally backward classes in their respective states? तो इसके बारे में जब कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा तो अटॉर्नी जनरल क्लैरिफाई करते हैं that this was not the intention of the law, which means that central government while enacting the constitutional amendment did not intend to usurp this power of the state. स्टेट की ये पावर छीनने का कोई इंटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं था, ऐसा अटॉर्नी जनरल ने कहा। और अटॉर्नी जनरल जो भी कहते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड होता है, दैट वी नीड टू नो। बट जब कोर्ट ने इसको थोड़ा डीपली स्टडी किया तो कोर्ट के मेजॉरिटी ओपिनियन कुछ अलग थे। नाउ व्हाई आई हैव रिटन मेजॉरिटी ओपिनियन हियर, बिकॉज इट वाज नॉट ए कंसेंसस बेस्ड ओपिनियन और यूनानिमस ओपिनियन। वी कैन नॉट कॉल इट एन यूनानिमस ओपिनियन, क्योंकि out of the 5 judge bench, 2 judges did not agree to this opinion, and the majority, that is the 3 judges out of those 5, only agreed. तो ultimately court ने majority opinion में क्या observe किया? With respect to inclusion, exclusion और modification of SEBCs, जो final say है वो पहले तो president के पास है, और उसके बाद उसमें अगर लिस्ट में कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ एक्सक्लूड करना है उससे, तो वो पावर पार्लियामेंट के पास लाई करती है। उसके बाद प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेगा रिगार्डिंग नोटिफाइंग द बैकवर्ड क्लासेस, इट शुड बी गाइडेड बाय द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। और अगर स्टेट भी इस रिलेशन में कुछ भी पॉलिसी फ्रेम करती है तो दे ऑल्सो हैव टू सीक NCBC's एडवाइस। सो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या था? इस ओपिनियन का मतलब अल्टीमेटली ये था कि SEBC's का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर ही होगा, which means the president will be identifying all the backward classes, obviously being guided by NCBC, and the state government only have the power to determine the extent of reservation। मतलब कि कल को कौन कौन सी क्लासेस को हमको बैकवर्ड क्लासेस में रखना है ये कौन डिसाइड करेगा? इट विल बी डिसाइडेड सेंट्रली बाय द प्रेसिडेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ इतना ही डिसाइड कर सकती है कि उन बैकवर्ड क्लासेस को उस स्टेट गवर्नमेंट को कितनी रिजर्वेशन देनी है, दैट इज द परसेंटेज ओनली कैन बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। दिस ऑब्जर्वेशन माय डियर फ्रेंड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एंड इट विल ओपन डोर्स टू मेनी मोर क्वेश्चंस, बिकॉज अभी तक ये माना जाता था कि स्टेट्स अपने लेवल तक की जो रिजर्वेशन होती है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें जो रिजर्वेशन देनी है, किसको देनी है और कितनी देनी है, दिस वाज ओनली डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई से नहीं था। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट एक प्रेसिडेंट सेट हो सकता है, एक्चुअली हो गया है बाय दिस इंटरप्रिटेशन ऑफ 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय द कोर्ट, कि अब कौन सी बैकवर्ड क्लास मानी जाएगी इवन इन द स्टेट्स फॉर द स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स या फिर स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो भी सेंट्रली ही डिसाइड होगी। विच मीन्स एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट कर दिया है कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
स्टेट्स की वो पावर छीन रहा है और सेंटर को दे रहा है। बट एज वी कैन सी कि अटॉर्नी जनरल ने बोला कि इट वाज नॉट द इंटेंशन ऑफ द लॉ, तो वी मे थिंक कि आने वाले टाइम में द सेंट्रल गवर्नमेंट माइट हैव टू मूव एन अमेंडमेंट, और शायद उनको थोड़ा और क्लैरिफाई करना पड़े व्हाट डिड दे इंटेंड विद दिस एक्ट, या फिर शायद एक्ट में थोड़ी वर्डिंग्स चेंज करके उनको ये बात क्लैरिफाई करनी पड़ेगी कि उनको स्टेट्स की पावर यूजर्व करनी थी या नहीं करनी थी। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इस पूरे वर्डिक्ट में एक चीज और थी, वो थी डिस्क्रिशन इशूड अंडर आर्टिकल 142। अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन और दी है, एंड दैट गाइडलाइन इज द एनसीबीसी मस्ट पब्लिश अ फ्रेश लिस्ट ऑफ एसईबीसीज, व्हिच मींस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को अब एक नई लिस्ट आप देनी है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की, स्टेट्स के लिए भी और सेंट्रल लिस्ट भी देनी है। और जब तक कि वो ये नई लिस्ट नहीं दे सकते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑपरेट कर रही हैं वही लिस्ट ऑपरेट करती रहेंगी। तो दिस इज अ डिस्क्रिशन और अ गाइडलाइन इशूड अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है? आर्टिकल 142 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनको कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो भी ऑर्डर पास करना जरूरी लगे दे कैन पास इट। तो उसी डिस्क्रिशन के अंडर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक माय डियर फ्रेंड्स। वी विल मीट with a new topic in the next video. Thank you.